अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70-75 साल गुजर गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान में सियासत का महवर बिजली, पानी और गैस नजर आता है। दुनिया के बड़े सारे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक या अंडर डेवलप ममालिक की बात भी की जाए तो वहां पे इस तरह के इशूज इतनी शिद्दत से, इतने तवातुर से नजर नहीं आते जितना पाकिस्तान में नजर आते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, आवाम की तरफ से ना सिर्फ रद्द-ए-अमल आया बल्कि सख्त रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत वक्त जहां पे इस तमाम तर सिलसिले को आलमी कीमतों से जोड़ती हुई नजर आ रही, तो शायद इस बात का इदराक हुकूमत को करना होगा कि बढ़ती हुई डॉलर की कीमतें और रुपए की कदर में कमी, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आज हम इस पेट्रोल की कीमतों को इस नहज तक ला चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ एक नए बहरान ने शक्ल उठा ली। यहां पे गैस की बहरान की बात की जाए तो गैस ने भी ऐसा लगता है कि मुंह चुरा लिया। और आज सर्दियों का भी तो कराची जैसे बड़े शहरों में आगाज भी नहीं हुआ, नॉर्दर्न एरियाज में ही सर्दी की लहर आई, तो कराची समेत पाकिस्तान की बड़ी सियासी सनती जो इलाके हैं, सनती तंसीबात हैं, वहां पे इस वक्त गैस के मामला बहुत ज्यादा उरूज पे नजर आते हैं। गैस की पैदावार में मुसलसल कमी और गैस की शॉर्टेज और लोड शेडिंग से परेशान एक जानिब अवाम तो दूसरी जानिब सनतकार मौजूद हैं। यहां पे सीएनजी भी एक वक्त में बहुत ज्यादा पाई जाती थी, आज वो भी नापैद है। और ये सीएनजी का ना मिलना यकीनी तौर पे अवाम को परेशान इस लिहाज से भी कर रहा है कि सीएनजी एक वक्त में गरीब आवाम के लिए सस्ता ईंधन प्रोवाइड करती थी। सस्ता ईंधन अब शायद नजर नहीं आता, और यही वजह है कि कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं सीक्वेंस कि क्या हुआ कि कराची की सड़कों पे जो हर वक्त शोर मचाती, धुआं उड़ाती बसेस होती थी, आज उनकी तादाद में शदीद कमी हो चुकी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद कराची वालों को देखने को नहीं मिलती। कुछ अर्से पहले हमने ग्रीन बसेस भी देखी थी जिनका इफ्तिताह भी हुआ, लेकिन अभी भी वो कराची की सड़कों पे उस तरीके से रवा दवा नहीं कि कराची वालों को कुछ हद तक सहारा दे सकें। इसके अलावा कराची में जिस तरीके से ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस नापैद हो गई, तो आज कराची में जो रिक्शा होता था वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज अक्सर रिक्शा चलाने वाले बहुत से लोग अपने रिक्शों को खड़ा करके कुछ और काम की तलाश में है, क्योंकि इस महंगाई में शायद रिक्शा चलाना भी अब मुमकिन ना रहा। और गैस भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, और रही बात पानी की, तो पानी की सूरत हाल भी देखें तो वो ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती। फिलहाल पानी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हम आपसे शेयर कर देते हैं कि पानी के हवाले से कराची जैसे बड़े शहर में मुर्तजा वहाब साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि कराची में डीसैलिनेशन प्लांट लगाए जाएंगे और इन प्लांट के जरिए कराची के बड़े इलाकों तक पानी की तरसील और फराहमी की जाएगी। इस पानी की तरसील और फराहमी में अगर देखें तो कराची का जो सबसे पानी के हवाले से कहा जाए कि डिप्राइव्ड एरिया रहा सालों साल तक, वो कराची का पॉश तरीन एरिया रहा, यानी कि डिफेंस क्लिफ्टन का। और अगर इन इलाकों की बात करें तो ये डीसैलिनेशन प्लांट्स जैसे ही लगेंगे, इन इलाकों में पानी की फराहमी शायद बेहतर होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो यही है कि कराची की बात करें तो यहाँ पे एक टैंकर माफिया है जिसका राज है, जो कि इन्हीं लाइनों से, जो कि सरकारी लाइनें हैं, उनसे पानी निकालते हैं और आवाम को बेच देते हैं। और इसके साथ साथ ये पानी महंगे दामों में बिकता है, पानी खराब भी बिकता है, कंटेमिनेटेड भी होता है, और शायद ये किसी भी तौर पे ड्रिंकेबल वाटर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जिस तरीके से ऐलान किया गया कि कराची की साहिलों की तरफ डीसैलिनेशन प्लांट्स का ये सिलसिला शुरू किया जाएगा, तो इसके बाद शायद कराची वालों को कुछ अरसे बाद ये डीसैलिनेशन प्लांट से पानी प्रोसेस होके अपने घरों के नलों तक मिल जाए। लेकिन सवाल तो यहां पे ये भी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माजी में ऐसे कई इकदाम किए, ऐसे कई बातें की, वादे किए, इनफैक्ट कई मुकामात पे अमली जामा भी पहना दिया, लेकिन ये
तमाम तर प्रोजेक्ट्स क्यों सरवाइव नहीं कर पाते? हमारे सामने थर की मिसाल है, हमारे सामने सिंध के सहराओं में बेशतर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आरओ प्लांट्स नस्ब किए गए, जहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स के बारे में बात की गई कहीं पे, तो कहीं ये प्रोजेक्ट सिरे से नहीं लगे, तो कहीं पे ये प्रोजेक्ट्स लगे जरूर लेकिन वो चल ना सके। कभी इनको बिजली नहीं प्रोवाइड की गई, तो कभी खातिर का मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स सालों साल तक बंद रहे और आखिरी में इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ ना हुई। इन बड़े बड़े मंसूबों से जहां से आवाम को पानी मिलना था, आवाम को सहूलत मिलनी थी, वहां आवाम को तो शायद एक कतरा, एक बूंद पानी का ना मिला, लेकिन शायद बहुत से लोगों की जेबें जरूर भर गई। ये सारे मामलात पे आज बात करेंगे और बात करेंगे गैस के हवाले से। गैस के हवाले से जरूर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों से गैस की शॉर्टेजेस के हवाले से खबरें आ रही हैं, फिर तरदीद हो जाती है, फिर ये कहा जाता है कि गैस को डिवाइड करके पोर्शन में राशनिंग करके शायद दिया जाएगा। तो ये सारे मामला भी जेरे गौर आएंगे और इनके ऊपर भी आज बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन फिलहाल तो अफसोस की बात यह है कि इतने अरसे के बाद भी आज हमें इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करनी पड़ती है कि क्यों पाकिस्तान में आज इतने सालों बाद भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची जैसे की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, दीगर बड़े शहरों की बात करें, तो वहां पे गैस, पानी और बिजली यही सियासी नारा है। और शायद आने वाले आइंदा इंतखाबात में भी और कई सारे इंतखाबात में भी यही नारा होगा कि कोई गैस की सस्ती फराहमी देगा, कोई पेट्रोल सस्ता करने के वादे करेगा, लेकिन मैं क्या होता है आने वाले दिनों में ये वक्त ही बताएगा। एक छोटे सा वक्फा लेंगे, क्योंकि वक्फे के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे खान जी, जिनका ताल्लुक सीएनजी एसोसिएशन से, सीनियर वाइस चेयरमैन है सीएनजी एसोसिएशन के। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर ये जो गैस की बंदिश का मामला है वो क्या है, और ये एसआरओ का क्या मामला है जो फिलहाल नजर आया है, मंजर-ए-आम पे आया है। इस एसआरओ में क्या कुछ छुपा हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। इस गैस के बहरान ने ना सिर्फ सनतों को बल्कि आवाम तक को मुतासर कर दिया। सीएनजी स्टेशन पहले भी बंद हो चुके थे और अब सूरत हाल यह है कि गैस देखने को नहीं मिलती। गैस तो वैसे भी शायद दिखाई नहीं देती, लेकिन गैस के ऊपर जो कारोबार किया जाता था, जो फैक्ट्रियां चलाई जाती थी, जो गाड़ियां चलाई जाती थी, अब वो भी नजर नहीं आती। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शुएब खान जी मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन है। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या है। खान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। खान जी ये जरा बताएंगे कि आखिर गैस आखिरी दफा सीएनजी स्टेशन पे कब दरियाफ्त हुई या कब उसको देखा जा सकता था? सबसे पहले तो मलिक साहब आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा बहुत इशूज पे हमसे डिबेट करते हैं, हमें बात करते हैं। लेकिन जी अभी जो करंट इशू है उस पर बात करें, आपने जो बात बोली है मेरी समझ में नहीं है कि कब देखा गया है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सीएनजी पंप्स पे संडे को ऑफ थी 24 घंटे के लिए। अभी जो मंडे आया है इसके लिए है, और हमें जो खबर मिली है बाखबर जराए से कि एसएचजीसी जो है तकरीबन को 25 नवंबर से शायद जो है ना सीएनजी सेक्टर को भी और तमाम सेक्टरों को भी गैस जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उनके पास गैस मौजूद ही नहीं है। और अभी जो रात को नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है रिगार्डिंग जीएसटी जनरल सेल टैक्स, इससे पहले आरएलएनजी जो कि दरामदी गैस है, हम तो लोकल गैस यूज ही नहीं करते हैं, हम तो जो बाहर से एलएनजी आती है उसको दरामदी गैस कहते हैं, उसको आरएलएनजी के तौर पे सीएनजी सेक्टर जो है उसका सारा बोझ बर्दाश्त कर रहा है। सही। उसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो 5% था। सही। और फिर भी आप कहेंगे कि रेट तो बढ़ता जा रहा था। रेट इसलिए बढ़ रहा था कि कुछ गवर्नमेंट के जो करते दफ्तर हैं उनकी नाअहली से कार्गो जो लिए गए एलएनजी के वो इंतहाई हाई रेट पे लिए गए, उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर तो कोई आता नहीं है और हमें कहते हैं पास ऑन करते हैं आम कस्टमर को। अब आप देखें पिछले कुछ अर्से से 1.5 से 2 महीने में मुसलसल सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। तो रात को इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया कि जी जो आरएलएनजी है उसके ऊपर 5% से टैक्स बढ़ाकर सेल टैक्स
17% कर दिया, 12% इम्पैक्ट कर दिया। और हमें कहा जाता है कि कस्टमर को पास ऑन कर दें, आप इतने अपने जो भी आपके अच्छे हैं, जो भी आप सेलिंग प्राइस है उसमें ऐड करके इसको चला दें। अब हमारा ये काम रह गया है कि हम हर दफा जो है ना गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए या गवर्नमेंट जो ज्यादा करती है वो रेट हम बढ़ा बढ़ा के पास ऑन करते रहे आम कस्टमर के लिए, गरीब आवाम के लिए। सीएनजी फ्यूल किसका है? एक दिहाड़ीदार मजदूर जो कि रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, एक दिहाड़ीदार मजदूर जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करता है, सारा इम्पैक्ट उस पर आ जाता है। और आम आवाम जो होती है वो हमारे पर आके जो है ना इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा का इजहार करती है कि जैसे हमने ये रेट बढ़ा दिया है। तो हमने तो कभी भी रेट, हम तो चाहते हैं कम से कम रेट हो ताकि लोग इससे मुस्तफीद हों। इसी सिलसिले में कल हमारी मुशावरत होगी, हमने एक जनरल बॉडी बुलाई है, परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है हम तमाम सिंध में सीएनजी स्टेशन बंद कर दें। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि शायद परसों से सीएनजी स्टेशन बंद हो जाएंगे। सर सिंध भर में सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे? तमाम जी पूरे सिंध में 618 सीएनजी स्टेशन है। आज कल हमारी मुशावरत होगी, परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब में और हम एहतजाजन के हम इस रेट पे नहीं बेच सकते। सर देखें ना, पेट्रोल लोगों को वारा खा रहा है, ना सीएनजी वारा खा रहा है। हम गवर्नमेंट की नालत मलामत या गवर्नमेंट जो जुल्म ढा रही है उसका हम क्यों शिकार हो? हम हमारे लिए लोग आते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बातें करके जाते हैं और हमारे इसमें बच कुछ नहीं रहा। ऐसा लग रहा है हमने एडी सेंटर खोल लिए, ये 200 रुपए प्राइस हो जाएगी और 200 रुपए प्राइस में भी हमारे एक्सपेंस ही नहीं कवर होते। अच्छा खान जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। हुकूमत ने इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा था उस समरी को तो मुस्तरद कर दिया और अपने जो टैक्सेस थे उसको भी कम कर दिया। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्सेस कम किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब सीएनजी की मसनूआत, सीएनजी के ऊपर अगर कहा जाए तो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। यही बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, ऐसी देखें, इससे पहले हमारे से रियासत ने पाकिस्तान ने वादा किया था कि सीएनजी और पेट्रोल में हमेशा 30-70 की पैरिटी रहेगी, ये सीएनजी सस्ती रहेगी। मगर अभी जो फिल वक्त मामला चल रहे हैं, सीएनजी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल सस्ता हो चुका है, इतना महंगा होने के बावजूद भी। और मैं ये इससे पहले भी आपको आपके चैनल के तवज्जो से बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ कभी भी पेट्रोलियम का रेट जो इंटरनेशनल मार्केट से नहीं दिया जाता। सही। हमारे यहाँ से एक सियासी स्टैंड है, कहीं किसी ने जलूस किया हुआ है, कहीं जो है इस्लामाबाद में धरना हो रहा है तो मत बढ़ाओ, फिर उसके 3-4 दिन बाद फौरन बढ़ा देंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ। लास्ट टाइम 1 तारीख को अनाउंस किया गया कि ये सीएनजी पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, फिर 5 तारीख को रात को 2 बजे अनाउंस कर दिया गया। मुझे तो आज की न्यूज है, कल की न्यूज है कि जी पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, मुझे उससे 1% भी यकीन नहीं है। 2-3 दिन में आप देखेंगे एक और बम गिरा देंगे कि जी इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया। 3-4 दिन में, क्योंकि इनको पता है कि हर 15 तारीख को और 30 तारीख को रेट अनाउंस होते हैं, तो लोगों को धोखा देने के लिए अभी उस महीने में किसी भी दिन रेट बढ़ा देते हैं। तो खान जी, इससे सनत किस हद तक मुतासिर हो रही है? क्योंकि जो सार्फिन है वो तो परेशान है कि उसको ये नहीं पता कि कब ये कीमतों में इजाफा हो जाएगा, कब शॉर्टेज हो जाएगी, कब लोड शेडिंग हो जाएगी। और अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिंध भर में सीएनजी के जो स्टेशन है वो भी बंद कर दिए जाएंगे, तो आखिर सार्फिन कहां पे जाएगा सर? देखिए जी, सार्फिन तो बिल्कुल हमें उन्हीं का तो एहसास है, जब भी तो हम इस रेट पे कारोबार कर नहीं सकते। तो अब हमें भी कोई बताए ना कि हम कहाँ जाए। हम इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं, डायरेक्ट 4 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। सिर्फ सीएनजी स्टेशन वालों की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर रिक्शा, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल कर ली जाए तो वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हम लोगों को घरों से खिला रहे हैं, हम 6 महीने से जेब से डाल रहे हैं, हमें कोई इसमें बचता ही नहीं है, तो हम क्या करें? हमें भी तो कोई राह दिखाई जाए। हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा कर ली, आपके चैनल पे कई दफा आगे कहा कि जी इतने बड़े बड़े इदारों को सब्सिडी दी जाती है, सीएनजी को भी सब्सिडी दें। वो सब्सिडी को हम अपनी जेब के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आम आवाम पे परेशान करेंगे उसको। क्योंकि सीएनजी को आपने देखा कि प्राडो आ जाए, कोई नई करोला आ जाए, ग्रैंडी आ जाए, वो सीएनजी डलवा रहा हो। सीएनजी तो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी का फ्यूल है। तो खुदारा मैं आपके चैनल के तवज्जो से रियासत पाकिस्तान से, इमरान खान से और जो हमारे इस इंडस्ट्री के करता धरते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, जिस चीज को ये मानते हैं उसका वास्ता देते हैं, खुदारा हमारी इंडस्ट्री को बचाया जाए। हमारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, हमारी इंडस्ट्री की दीवार से लगा दिया गया और हम पे रहम किया जाए।
रहम की दरख्वास्त है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो मुश्किलात है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने एक बात कही कि जो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है RLNG वो महंगे दामों कर रही है, तो आपको लगता है कि क्या RLNG की कीमतों में आलमी तौर पे सस्ती फराम हो सकती है, हम सस्ते तौर पे खरीद सकते हैं, या ये महंगा खरीदना हुकूमत की मजबूरी है? देखिए, मजबूरी नहीं है, ये नाअहली है कि 4 कार्गो $13.63 पे पिछली हुकूमतों ने 4 कार्गो बुक किए हुए थे, जो कि अगले 20 साल के लिए बुक है। ये इन्होंने 2 कार्गो मंगवाए, 2 वापस कर दिए। फिर जब सर पे पड़ी तो फिर 2 की जगह पता चला कि जी 4 कार्गो चाहिए। फिर एक्सपोर्ट रेट तो पूरी दुनिया में, ये भी सर्दी आ गई है, पूरी दुनिया में LNG का रेट कहां से कहां चला जाता है जी। अब इन्होंने जो नाअहली की, उसका ब्लेंडर हमें भुगतना पड़ रहा है, आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। भाई, क्या जिंदगी में सर्दी पाकिस्तान में पहली दफा आई है? क्या किसी को नहीं मालूम कि सर्दियों में गैस की जो है ना खपत में इजाफा हो जाता है? ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है। हर साल का यही रोना है, हर साल ये लोग यही कुछ करते हैं, और हमारी आवाम है, इन्हें पता है रोएंगे धोएंगे। यार, एहतजाज करने के लिए भी लोगों में ताकत नहीं है यार। लोग कहां से एहतजाज करें, लोग कैसे सड़कों पे आए? ये तो एक ऐसी हुकूमत से हमारा वास्ता पड़ गया है जो कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी का गम अपने अंदर लेने को तैयार ही नहीं है। काजी, तो क्या क्या इसका कोई हल होता हुआ नजर निकल आ रहा है कि क्या किसका कोई हल है कि नजर नहीं आ रहा? हल यही है कि जी हम भी एक अलामती जनाजा तैयार कर रहे हैं, और CNG का जनाजा जो है धूमधाम से आप लोगों को मीडिया के सामने CNG की जो है नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाएगी, और CNG सेक्टर को दफना भी दिया जाएगा। जो ये चाहते हैं वैसे ही हम कर लेते हैं, ताकि हम एक तरफ हो जाए। हम इतने परेशान हैं कि अगर CNG चलाते हैं तो नुकसान है, और ना चलाते हैं तो वो तो जी कारोबार बंद है। स्टाफ को तनख्वाह देनी है, ओवर एक्सपेंस है, बिजली की कीमत है बढ़ गई। जब दिल करता है एक नोटिस इशू हो जाता है कि बिजली की कीमत बढ़ गई, LNG की कीमत बढ़ गई, ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया। अरे कोई हमारे यहाँ कोई सिलसिला ही नहीं है। अच्छा, किसने कहा 15 दिन बाद सर पेट्रोलियम के जो है ना दफा रेट वो करें? कम से कम कुछ थोड़ी देर के लिए तो कोई आदमी अपनी जो है ना बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाया कि मुझे ये कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ तो हर रोज एक नया ब्लेंडर हो जाता है। बिजली देते नहीं है, गैस ये नहीं दे रहे, पेट्रोल इन्होंने कीमत खरीद से ऊपर कर दिया। अब आप आके हमारे स्टेशनों पे देखें, हमारी पैदावारी लागत पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, सेल नहीं होती। हर एक आदमी सिर्फ इतना पेट्रोल डलवाता है कि वो घर तक पहुंच जाए, बस। लेकिन काजी, नहीं है कि इंसान अपनी गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए और अपने पैसे बचाए। ये तो सब चारों तरफ से ही बर्बादी है। काजी, सवाल तो ये है कि अगर CNG स्टेशन पे गैस की फराहमी नहीं की जा रही है, वहां पे गैस की बंदिश है, तो सनती इलाकों में भी तो गैस की फराहमी नहीं हो रही। बल्कि अब तो हमाद अजहर साहब ने यह भी कह दिया कि जो गैस की फराहमी 3 वक्त की जाएगी दिन में, जो कि खाना पकाने के औकात होते हैं। जब इस हद तक गैस की बंदिश है, इस हद तक गैस की शदीद कमी है, तो क्या हुकूमत ने पहले से नहीं सोचा था कि जब सर्दियां आ रही होंगी तो सार्फिन को, आम आवाम को जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो सनती इलाकों में इस्तेमाल होती है, उधर भी गैस की फराहमी करनी होगी? तो क्या पहले से हुकूमत ने नहीं सोचा हुआ था? देखें जी, हुकूमत को सब कुछ मालूम होता है। ये कोई आज की हुकूमत थोड़ी आई है, इनको 3.5 साल हो गए आए हुए, तो इनको सब कुछ मालूम था। और ये जो आप हवाला दे रहे हैं हमाद अजहर का, इनका तो बयान सुनकर मैं हैरान परेशान हो गया कि एक मिनिस्टर पेट्रोलियम आके इस किस्म का बयान दे। और ये बात भी मैं आपको बावर करा दूं, ये जो इन्होंने 3 टाइम गैस का बोला है ना, ये 3 टाइम क्या, अगर आपको एक टाइम भी गैस मिल गई ना सर्दी में, तो आप पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन इंसान होंगे जिसको घर में चूल्हा चल रहा होगा गैस पे। ये तो बड़ी ताजुब की सूरत है। लेकिन एक SRO भी, आप जिसका आपने जिक्र किया, जो 15 तारीख का SRO है, उस SRO में जो सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात की गई है, ये सेल्स टैक्स कब से इंप्लीमेंट हो रहा है जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है? जी, SRO इन्होंने कल दिया है, मगर हमने कल ही जब वेरीफाई किया, उन्होंने कहा ये तो 1 नवंबर से होगा। भाई, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हम पुराने रेट पे CNG बेच चुके हैं, कैसे हम पे इम्प्लीमेंट करेंगे? मतलब 15 दिन पहले से ये इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी, तो इनको पहली तारीख को SRO देना चाहिए था ना, या अगर 15 तारीख को दिया है तो उसका इम्प्लीमेंट भी 15 तारीख से करें। नहीं, और ये बयान किसकी तरफ से आ रहा है कि ये जो टैक्स, सेल्स टैक्स में इजाफे का? बिहार वाले कह रहे हैं। कल हमने इनसे कॉल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। एक तो इनमें से कोई भी इंसान ना बात करने को तैयार होता है, और अभी तक कोरोना को रो रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग आते ही नहीं, किसी भी ऑफिस में ऑल्टरनेट डे आते हैं। तो यहाँ तो अभी तक इनका कोरोना ही नहीं खत्म हो रहा।
ये कैसे आवाम के लिए, जो भी ऑफिस आप चले जाए वहाँ यही सूरत हाल है, कोई आपको कंसर्न बंदे ही नहीं मिलता है। यहाँ से ट्रेवलिंग करके हम इस्लामाबाद जाते हैं इतने दूर, और जाके हमसे मिलने को रवादार ही नहीं है। हम एक रजिस्टर्ड बॉडी है सीएनजी, ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, एक डीजीपीओ में रजिस्टर्ड बॉडी है, ये हमें घास नहीं डालते, मिलते ही नहीं। इन्हें पता है इनको हमारे पास देने के लिए जवाब नहीं है। और आप सुन के हैरान होंगे, मैं हमाद अजहर के पास खुद गया था पिछले महीने मिलने के लिए। उसने हमें कहा कि भाई ये सारा कुछ जो हो रहा है ये आईएमएफ के कहने पे होता है, हम इसमें बिल्कुल बेबस हैं। तो मैंने ताजुर उनसे कहा कि सर फिर आप हमें आईएमएफ से ही मिलवा दें, उनसे मुज़ाकरात कर लेते हैं, जाके हमारा कॉन्टेक्ट करा दें कि भाई हम आईएमएफ से खुद निमट लेंगे। तो वो इतने हैरत से मुझे देखा था कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा जब आपके पास इस सोल्यूशन का हल नहीं है, आईएमएफ ने मसला हल करना है, तो हम आईएमएफ के पास जाके रोएंगे, हो सकता है वो हम पे कोई रहम कर ले। अच्छा खान जी, आखिरी सवाल का जवाब दे देंगे, प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है। ये जो आपने फरमाया कि आप लोग पूरे सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के लिए जा रहे हैं, क्या हो सकता है कि इस बंदिश को रोका जा सके? हुकूमत की तरफ से क्या ऐसा कोई दाम किया जा सकता है कि आप अपने इस फैसले के ऊपर नजरसानी कर सकें? मनाएंगे, शादियानी बजाएंगे, भाई ये सही कहा, ये तो सोचेंगे अच्छा है भाई कल परसों क्यों बंद कर दो, आज ही बंद कर दो, ये हमारे है ही नहीं सर। लेकिन से बेरोजगारी की बहुत बड़ी शरह सामने आ जाएगी। बेरोजगारी मतलब सर आप हमें हमारे एंड पे हमें देखें ना, हम क्या करें, हम तो इंतहाई मजबूर हैं। 6 महीने से जेब से अपना कारोबार चला रहे थे। कोई पाकिस्तान में ऐसा कारोबार दिखाएं कि एंड ऑफ द मंथ मुझे 5 लाख 6 लाख रुपए जेब से डालने हो, 6 महीने में कितने पैसे हो गए? सही, ठीक हो गया। ये भी तो सर हमारी मजबूरी भी तो कोई सुने ना। ठीक हो गया खान जी, आपको माउथ करते हैं, हमें कुछ भी ना दें, 1 रुपए का फायदा हमें ना दें, कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि सारे का सारा आवाम को पास हो। ठीक हो गया खान जी, आपका मौका आ गया। और यकीन तौर पे इस वक्त गैस की जो बंदिश है, गैस की जो शॉर्टेज है, किल्लत है, इसके हवाले से अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये सवाल हर साल उठाया जाता है कि पाकिस्तान का जहां पे तरक्की की बात आती है, पाकिस्तान की सनतें जब अपना काम करने लगती हैं, तो वहां पे इस तरह की शॉर्टेजेस, इस तरह की लोड शेडिंग्स पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाती हैं। यहां सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या वजह है कि जब हुकूमत इस बात को जानती है, समझती है, हुकूमत को इस बात का बखूबी इदराक है कि सर्दियां शुरू होने से कबल पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता कई अरसे से गैस की शॉर्टेज हो जाती है, तो क्यों वक्त पे आरएलएनजी को इंपोर्ट नहीं किया जाता? और जब आरएलएनजी को इंपोर्ट किया जाता है, जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, तो क्यों यह किया जाता है कि आरएलएनजी को महंगे दामों खरीदा जाता है? जब सस्ते दामों आरएलएनजी मिल रही होती है, तो क्यों फ्यूचर में इसको हेज नहीं किया जाता? क्यों उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं किया जाता, जहां पे आवाम को कुछ सहूलत मिल सकती हो? लेकिन इस वक्त ये तमाम तर सवालात अपनी जगह वैसे के वैसे जूं के तू नजर आते हैं, और अगर परेशानी नजर आती है तो महज आवाम को नजर आती है। आवाम यहां पे बेबस और लाचार बनी हुई है, क्योंकि आवाम के पास इन तमाम तर सवालों के जवाब नहीं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कि आसमान से बातें करती हैं, तो दूसरी तरफ एक सस्ता ईंधन जो था सीएनजी की सूरत में, वो भी अब नजर नहीं आता। और अब जो सबसे बड़ा मसला, घरों में जो गैस की बंदिश हो चुकी है, घरों में अब गैस नजर नहीं आती, ये भी आवाम के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर है, क्योंकि ना अब सुकून से इंसान खा सकता है, ना अपना कारोबार पे जा सकता है, और ना कारोबार पे जाके कारोबार कर सकता है, क्योंकि कहीं भी गैस मौजूद ही नहीं है। गैस की बंदिश का ये सिलसिला न जाने कब तक चलेगा, क्योंकि अभी महज सर्दियों का आगाज भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। ये सर्दियां अभी तो पाकिस्तान में आई भी नहीं है कि ये सूरत हाल है, और ना जाने आने वाले 3 से 4 माह गैस की बंदिश के हवाले से कैसे रहेंगे। हुकूमत वक्त को इस बारे में जरूर सोचना होगा। यहां पे एक वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे नजीब वली साहब, जो कि पानी के मसले के ऊपर एक अच्छी खबर हमें सुनाएंगे और बताएंगे कि शायद कराची वालों को अब ये जो समंदरी पानी है किस तरीके से कराची वालों के नसीब का हिस्सा बन सकता है, किस तरीके से कराची वालों को ये पानी हासिल हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसमें एक तब्दीली मुस्बत भी आ रही है। कराची वालों के लिए बिल आखिर कुछ पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया है कि वो कराची वालों के लिए
डीसैलिनेशन प्लांट शुरू करने जा रहे हैं और इस डीसैलिनेशन प्लांट के जरिए कराची भर में जो पानी के मसाइल हैं, जो पानी का एक मसला बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। आपको याद रहे कि हमने जब कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया था और उस वक्त भी ये बात बताई थी कि जब पाकिस्तान में 74 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन पानी का जो मसला है वो अभी भी जू का तू है। आज भी पाकिस्तान में सियासत पानी के नारे पे की जाती है, जो कि काफी ज्यादा अफसोसनाक है। ये बात इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान में शायद गुज़श्ता 70-75 सालों से सियासतदान काफी ज्यादा नाकाम रहे कि आज भी पानी जैसी बेसिक फैसिलिटी के ऊपर पाकिस्तान में सियासत करी जाती है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के दौरान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद नजीब वली साहब ने इस बात का अज़म दोहराया था कि जैसे ही कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो जाएंगे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो पानी का मसला है उसके ऊपर काम होगा, टैंकर माफिया को रोकने की कोशिश की जाएगी और डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की किल्लत को दूर करने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पे कराची के साहिलों से ये पानी लिया जाएगा, जिसको पूरी तरीके से प्रोसेस करने के बाद कारामद बनाया जाएगा ताकि आवाम इसको इस्तेमाल कर सके। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे नजीब वली साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल की थी। इनसे जरा जानेंगे कि दरअसल ये डीसैलिनेशन प्लांट का जो मामला है ये कहां तक पहुंचा है और इसमें मजीद क्या कुछ होने जा रहा है। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नजीब साहब, कराची वालों के लिए बेआखिर खुशखबरी सुनाई दे रही है कि डीसैलिनेशन प्लांट का मंसूबा, जिसका आपने हमारे ही प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि जब कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में जो पानी की जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाएगी। अब मुर्तजा वाब साहब ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, तो जरा बताएंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर क्या कुछ होने जा रहा है? ये बड़ी खुशखबरी है कराची वालों के लिए और खास तौर पर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन और डिफेंस के जो रेजिडेंट्स हैं इनके पास पानी की बहुत कमी है और ये डीसैलिनेशन प्लांट लग जाएगा तो जो समुद्र के पास की आबादियां हैं उनके लिए और DHA के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मुर्तजा वहाब साहब का बड़ा पॉजिटिव एक स्टेप है और ये कराची वालों के लिए तोहफा है। अच्छा नजीब साहब, आपको अच्छे से याद होगा जब हम उन प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में आज भी सियासत पानी के नाम पे की जाती है, तो क्या अब हम ये समझे कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ आ गया तो आने वाले दिनों में सूरत हाल में बेहतरी होगी और आने वाले जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात होंगे उसमें पानी पहुंचाने के ऊपर सियासत नहीं होगी बल्कि पानी पहुंचा दिया गया इस बारे में बात की जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे मामलात में बड़ी पॉजिटिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और जिस तरह ये काम कर रही है ये कराची के अवाम के लिए बहुत ही जरूरी है पानी और इंशाल्लाह ये खाली सियासत नहीं होगी, ये खिदमत होगी और कराची वालों के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तोहफा होगा। सर कुछ बता सकते हैं कि ये डीसैलिनेशन प्लांट्स किस पैमाने पे इंस्टॉल किए जाएंगे, इससे कितना बड़ा रकबा इससे मुस्तफीद हो सकेगा और कितने लोगों को पानी की फराहमी हो सकेगी? सर देखिए, ये इसकी डिटेल तो अभी मुझे मालूम नहीं है, मैंने वो स्टडी नहीं किया है, मगर डेफिनेटली बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और डिफेंस के और आसपास की आबादियों के लिए और कराची वालों के लिए बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली पानी कुछ तो आ ही रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये K4 का प्रोजेक्ट भी आने वाले वक्तों में ये भी चल जाएगा और इधर से डीसैलिनेशन प्लांट की कामयाबी से चलेगा तो इंशाल्लाह ये पानी के मामला हल हो जाएंगे। और टैंकर माफिया उसका रद्द अमल भी तो आएगा नजीब साहब, क्योंकि टैंकर माफिया को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल, इससे बहुत नुकसानात हैं, शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार है। ये टैंकर माफिया जो हमारी जो सड़कें बनी है ये डिजाइन से नहीं बनी है, ये हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये लाइट ट्रैफिक के लिए डिजाइन की हुई है और जब इस पर ये हैवी ट्रैफिक चल रहा है तो तमाम कराची की सड़कें इससे टूट फूट का शिकार हैं जिससे करोड़ों और अरबों रुपए
इनकी मेंटेनेंस पे लग रहा है, इससे बिल्कुल जान बचानी चाहिए। अच्छा नजीब साहब, ये तो चले कराची वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, लेकिन कराची वालों के नसीब में अक्सर वादे और दिलासे आते रहे। माजी में कई बार प्रोजेक्ट्स का अनाउंस किया जाता रहा, लेकिन कभी मंजर आम पे प्रोजेक्ट्स नहीं आए। सिंध की अगर दूसरी जगहों की बात करें तो बहुत सी जगहों पे सहराई इलाकों में आरओ प्लांट्स नस्ब किए गए, जो कि सालों साल मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो आज बंद पड़े हैं। कराची में ये जो डिसैलिनेशन प्लांट लगने जा रहा है, जिसका बाकायदा अनाउंसमेंट हो गया, क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त इस लिहाज से की जाएगी कि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होगी, इसको रन करने के लिए सालों साल का एक मंसूबा दिया जाएगा? इसकी जो फिजिबिलिटीज बन रही हैं और जिस बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अनाउंस किया है, डेफिनेटली ये बड़ा इसकी फिजिबिलिटी देख के ये सारी चीजें कही हैं, इसकी मेंटेनेंस भी की जाएगी और ये बिल्कुल फिजिबल होगा इंशाल्लाह। ये तो चले अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि कराची वालों के लिए पानी के मसाइल, बिलखुसूस जो समंदर से मुंसलिक इलाके हैं, उनके लिए इश्यूज बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन नजीब साहब, अब आपकी जो इलेक्शंस के बाद काफी वक्त गुजर चुका, कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में क्या सूरत हाल में कोई तब्दीली आ रही है? वहां के लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था। जी, बड़ा वाज़ेह फर्क आ गया है। आप ये देखिए कि हमने अभी सिर्फ ओट ही ली थी और हमारे काम शुरू हो गए हैं। हमारे खासतौर पर डिफेंस पे अगर आप जायजा लेंगे तो तमाम रोड जो है उनकी मेंटेनेंस शुरू हुई हुई है, तमाम सीवेज का सिस्टम इंप्रूव हो रहा है और जो भी स्ट्रीट लाइट से लेकर तमाम चीजों पर काम हो रहा है और काफी तेजी से हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इस हफ्ते 10 दिन में हो जाएंगे और ये प्रोसेस हमारा पूरा हो जाएगा तो आप काम की स्पीड भी देख लेंगे कि बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और साथ साथ ये भी बताते चलें कि कराची में इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। आपकी नजर में है और आप बखूबी जानते हैं कि डिफेंस के इलाकों में भी इस तरह के बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे कहीं पे कमर्शियल यूनिट्स बना दिए गए हैं गैर कानूनी तौर पे, कहीं पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स गैर कानूनी तौर पे बना दिए गए हैं और कहीं पे तामीरात गैर कानूनी तौर पे बनाई जा रही हैं। क्या डिफेंस में जो आपकी अपनी कंट्रोल बोर्ड की इंतजामिया है, इसके ऊपर खुद से कोई एक्शन लेने का प्लान रखती है कि अदालतों तक ये बात ना पहुंचे और खुद कंट्रोल बोर्ड इसको अपने तौर पर तस्दीक कर ले? बिल्कुल, हम नाजायज और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम ये समझते हैं कि इसको रोकना चाहिए। जहां पर रेजिडेंशियल इलाकों में ये कमर्शियल बिल्डिंग बन गई हैं, ये वाकई में गलत है और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। आइंदा हम इसको बिल्कुल रोकेंगे और कोई इलीगल काम हम नहीं करने देंगे। और सर, ये जो सनती यूनिट बना दिए हैं, पूरे शहर के बीचों बीच सनती यूनिट्स कायम कर दिए गए सर, इनके बारे में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये पूरे शहर में इस तरह ये आ गई है और इसकी वजह से तमाम यूटिलिटीज की प्रॉब्लम्स आ गई है। आप देखें, इतना पानी देने के लिए नहीं है, इतनी सड़कें चौड़ी नहीं है, इतनी पार्किंग की जगह नहीं है और जहां पर भी इस तरह की बिल्डिंग आ गई, ये रेजिडेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लम बन गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको रोका जाना चाहिए और आगे जो चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं या हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपकी नॉलेज में है, तमाम कराची में ये हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन सही हो और कंट्रोल बोर्ड के अलावा पूरे कराची के जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी है। नजीब साहब, आपने वक्त दिया, वक्त का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि कराची में आज अगर देखें तो लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। आज भी कराची के दूर दराज इलाकों की बात क्या करें, बल्कि सेंटर ऑफ कराची के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे पानी नापैद है, जहां पे पानी ढूंढने को नहीं मिलता, जहां पे देखने को नहीं मिलता। पानी के ऊपर आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची पे सियासत की जाती है और यही कराची में सियासी नारा होता है कि पानी पहुंचाया जाएगा। सालों साल गुजर गए, लेकिन हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने अक्सर जो वादे किए वो वफा ना हुए। इस बार शायद कुछ उम्मीद हो चली है कि कराची वालों को डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए पानी की फराहमी की जाए और ये दुनिया भर में होता है। अगर दुनिया के बड़े ममालिक की बात की जाए, बल्कि हमारे पड़ोस में दुबई ये वाक़या है उसकी बात की जाए, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात की जाए, तो वहां पे जो पानी की तरसील और उसकी फराहमी का जो एक सिलसिला है वो इन्हीं समुद्री पानी से किया जाता है। इस पूरे खित्ते की अगर बात करें तो
जगह जगह डिसैलिनेशन प्लांट्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स ये लगा के पानी को फराहम किया जाता है, घरों तक पहुंचाया जाता है। और ना सिर्फ ये प्लांट घरों तक पानी पहुंचाते हैं, बल्कि घरों से निकलने वाला जो वेस्ट पानी होता है उसको भी समंदर में प्रोसेस करके डाला जाता है। तो आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो माजरत के साथ हमारे साहिली जो पट्टी है उसकी सूरत हाल देखते हुए अफसोस होता है कि कराची जो सी व्यू एक ऐसा मुकाम हुआ करता था जहां पे लोग जाते, अपना वक्त गुजारते, एंजॉय करते, रिलैक्स करते, आज ये साहिली पट्टी पूरी तरीके से खराब नजर आती है। इसमें गटर का पानी मिला हुआ है, इसमें एक ताफुन उठता हुआ नजर आता है, लेकिन किसी के ऊपर, किसी के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती। माजरत के साथ कई बार इस बारे में हमने भी बात की, कई बार बहुत से फोरम से इस बात को उठाया गया, लेकिन आज भी कराची के साहिली इलाकों की बात करें तो वहां पे इस तरह के इश्यूज मंजर आम पे आना गैर मामूली नहीं होगा। लेकिन अगर इस बार बात करें एडमिनिस्ट्रेटर कराची यानी कि मुर्तजा वाब साहब ने बिल आखिर इसके ऊपर काम करने का इंदिया दिया और प्रॉपर एक अनाउंसमेंट की गई है कि कराची में अब डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और यह भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि महज ये जो प्रोसेस है, ये जो सिलसिला है, ये अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बहुत से काम किए जाएंगे, बहुत कुछ किया जाएगा, मनसूबाबंदी की जाएगी ताकि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाया जा सके। कराची की बहुत बड़ी आबादी आज भी पानी से महरूम है और अगर ये पानी का मसला हल हो जाता है तो यकीनी तौर पर कराची के अवाम के लिए इससे ज्यादा खुशाइन मामला फिलहाल और कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।